चैप्टर 8 बेटा हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर 8 में हम लोगों ने देखा कि जो समस्त खनिज तत्व है ना? उसमें पादपों के लिए कितने हैं? टोटल 17 जो है वो आवश्यक पोषक तत्वों के रूप में क्या किए जाते हैं? काम में लिए जाते हैं। जिसको हम लोगों ने क्या किया था 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, है ना? लघु मात्रक और बृहद जो होते हैं उनके अंदर। तो आज जो वीडियो है उसके अंदर आपको बुक से ही पढ़ना है ना? उसके अंदर कौन से तत्व से कौन-सी कमी होती है और क्या लक्षण प्रदर्शित होते हैं, उसके बारे में। तो पूरा होल मैटर जो आपका आएगा वो सारा का सारा बुक से ही आ जाएगा, है ना? तो इस एक्स्ट्रा नोट्स की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ इम्पोर्टेंट डिज़ीज़ हैं, उनको आपको क्या करना है, ज़रूर से पढ़ना है बेटा। तो ये देखो मैं आपके स्क्रीन पे आपको बुक से ही पढ़ा रही हूँ आपको, है ना? तो आप ध्यान से पढ़ लें क्योंकि एक्स्ट्रा नोट्स की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विभिन्न पोषक तत्वों की उपलब्धता, उपयोगिता तथा उनकी न्यूनता व अधिकता से पादपों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन, इसीलिए ये 1, 2, 3 लिखा हुआ है, ठीक है? यद्यपि ये खनिज तत्वों की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ये क्या है? वायु के तत्व हैं ना, इसीलिए इनको पृथ्वी से भूमि से हमको नहीं मिलते हैं, इसीलिए इनको खनिज तत्वों की श्रेणी में नहीं लिखा जाता। लेकिन अनिवार्य तत्व होने के कारण इनका अध्ययन किया जाता है। लेकिन 17 एसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके अंदर इनको क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। पौधों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होती है? CO2 के रूप में। ऑक्सीजन की प्राप्ति भी CO2 व O2 से, जबकि हाइड्रोजन की प्राप्ति किससे होती है? जल से होती है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है जल का? H2O। तो हाइड्रोजन मिल रही है ना? तो ये ध्यान रखना कार्बन मिलती है CO2 के से, ऑक्सीजन CO2 प्लस O2 से और हाइड्रोजन H2O से मिलती है। इनके कार्यों के बारे में पूर्व में उल्लेख उल्लेख किया जा चुका है। पौधों में सामान्य इनकी न्यूनता नहीं देखी जाती, इनकी कमी जो है वो नहीं देखी जाती है, ठीक है? अभी देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है उसका क्या यूज़ है, तो पौधों में इस तत्व की सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, पौधों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। पादप इसे मृदा से यानी मिट्टी से लेते हैं, किस रूप में? नाइट्रेट मुख्य रूप है जिससे पौधे नाइट्रोजन लेते हैं, एक तो नाइट्रेट NO3 और इससे कम जो रूप में ली जाती है वो है नाइट्राइट, यानी पौधे 2 रूप से लेते हैं। एक तो होती है नाइट्राइट और दूसरा है नाइट्रेट, है ना? तो नाइट्राइट जो है वो ज़्यादा ली जाती है, नाइट्राइट के रूप में ज़्यादा लेते हैं पौधे और नाइट्राइट के रूप में भी लेते हैं, ठीक है? नाइट्रेट के रूप में ज़्यादा लेते हैं और नाइट्राइट के रूप में भी लेते हैं, बट इसके कंपैरिज़न में कम मात्रा में लेते हैं। बाकी ये दोनों फॉर्म होती है जिसमें लेते हैं। अपवाद स्वरूप कभी-कभी अमोनियम आयन के रूप में भी क्या किया जाता है, लिया जाता है नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन की सर्वाधिक आवश्यकता पौधों के वृद्धिशील विभेजक ऊतकों, ठीक है, कलिकाओं तथा सामान्य रूप से जीवित कोशिकाओं को होती है। सबसे ज़्यादा किसको चाहिए होती है? विभेजक ऊतक यानी ऐसे ऊतक जो कंटिन्यू विभाजन करते रहते हैं। कलिकाओं और सामान्य रूप से जीवित कोशिकाओं को होती है। नाइट्रोजन अमीनो अम्लों, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल मतलब RNA, DNA, पर्णहरित, विटामिन तथा हार्मोन का मुख्य संघटक है, मतलब इनका निर्माण करने के लिए आवश्यक है। रासायनिक उर्वरक जो डाली जाती है पौधों के अंदर, उसमें यूरिया जो है वो नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आ गई बात समझ में? अब इसके बाद आता है कि न्यूनता के लक्षण क्या है? तो ये ध्यान रखना कि आपके इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएँगे बेटा, तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से हरिमहीनता किनके कारण होती है? हरिमहीनता क्या होता है? पर्णहरित का नष्ट होना। पर्णहरित वो वर्णक है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है ना? तो हरिमहीनता हो जाती है मतलब पर्णहरित नष्ट हो जाता है, तो हरापन नहीं रहता पादप में। जो पुरानी पत्तियों में तथा बाद में तरुण पत्तियों में प्रकट होता है। तरुण मतलब जो नई बनी हुई होती है, उनमें नई पत्तियों में। पर्णहरित के विघटन से मतलब नष्ट होने से गुलाबी रंग का एंथोसायनिन वर्णक दिखने लगता है, जिससे पत्तियाँ कैसी होने लग जाती है? गुलाबी। अगर कोई पत्तियाँ जो है वो ज़्यादा गुलाबी नज़र आ रही है, दैट मीन्स उन पौधों को क्या नहीं मिल पा रहा? नाइट्रोजन नहीं मिल पा रहा और उसमें किसका कौन-सा वर्णक बढ़ गया है? एंथोसायनिन वर्णक बढ़ गया है। फिर पार्श्व कलिकाओं की प्रसुप्ति बढ़ जाती है। पार्श्व कलिकाएँ क्या करती हैं? या तो शाखा के रूप में जो प्लांट को आगे बढ़ाने में क्या करती है? मदद करती है ना? तो इनकी प्रसुप्ति बढ़ती है मतलब ये जल्दी से खिलती नहीं है।
प्रसुप्ति का मतलब क्या होता है? वो अवस्था जब यानी निर्माण से लेकर अंकुरण जो होता है, यानी या हम बात कर रहे हैं कलिका की, तो खिलने तक, है ना? निर्माण से लेकर खिलने तक का जो पीरियड होता है, यानी बन तो जाती है पर जो खिलना होता है कलिका वो नहीं हो पाता टाइम से। फिर है संपूर्ण पादप वृद्धि में कमी से पादप बौने रह जाते हैं, यानी नाइट्रोजन की कमी से पौधों की हाइट पूरी नहीं बढ़ पाती। फिर दूसरा हमारे पास आवश्यक तत्व है फास्फोरस। पौधों के लिए फास्फोरस का मुख्य स्रोत क्या है? मृदा। जड़ों द्वारा इसका अवशोषण घुलनशील अकार्बनिक फॉस्फेट आयन जैसे कि फास्फोरिक एसिड और जो है हाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में क्या किया जाता है? लिया जाता है। मतलब ये जल जल में घुले हुए होते हैं, तो घुलनशील जो है फॉर्म होती है किसके अंदर? जल के अंदर। जल में ये घुले हुए रहते हैं और क्या किस रूप में घुला हुआ रहता है फास्फोरस? एक तो होता है फास्फोरिक एसिड H2PO4 और HPO4 होता है हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो इस रूप में इनका पौधे में स्थानांतरण अकार्बनिक रूप में होता है, परंतु पौधों में यह कार्बनिक यौगिक के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। सामान्यतः पौधों में इसकी मात्रा उसके सूक्ष्म भार का कितना प्रतिशत होती है? 0.2% से 0.8% तक होती है। शुष्क भार में इतना हमको फास्फोरस मिल जाता है, 0.2 से लगाकर 0.8% तक। फास्फोरस जो होते हैं वो किस काम में आते हैं? तो देखो फास्फोरस फॉस्फोलिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, कोएंजाइम जैसे कि एनएडी यानी निकोटिएनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है, ध्यान रखना। एनएडी की फुल फॉर्म बताइए। तो निकोटिना माइड जो है एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, एनएडीपी। एनएडीपी जो है वो है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये तीनों की फुल फॉर्म आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना? ये तीनों पूछी जा सकती है। आदि का मुख्य घटक है। ये क्या करते हैं बेटा? ये जो है सहकारक के रूप में काम में आते हैं। ये जो कंटेंट है एनएडी और एनएडीपी, ये ब्रेक होकर ये जो है क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, तो सहकारक के रूप में काम आते हैं। कौन सी क्रिया के समय? श्वसन के समय, है ना? और एडीपी तो है ही, एटीपी तो पता ही है आपको क्या करती है? ऊर्जा देती है। एटीपी जो है एडीपी के रूप में टूट कर, है ना? तो एडीपी जो है उसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका निर्माण करने के लिए यहाँ पर देखो ये फास्फोरस है, ठीक है? यहाँ पर भी फास्फोरस है कि नहीं है ना? तो ये जो फास्फोरस होता है वो इनका निर्माण करने में मदद करते हैं। कोएंजाइम जैसे कि एनएडी और एनएडीपी की आवश्यकता ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं जो होती है पादपों में उसमें चाहिए होता है। प्रकाश संश्लेषण में चाहिए होता है। श्वसन व वसीय अम्ल संश्लेषण में इनकी उपयोगिता है। किसकी? एनएडी की और एनएडीपी की। तो इनकी फुल फॉर्म आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर इनकी न्यूनता के लक्षण क्या है? फास्फोरस जो है उसकी कमी होती है तो क्या क्या लक्षण आते हैं? पौधे स्तंभित या बौने व गहरे रंग के होते हैं। पौधे बौने रह जाते हैं और डार्क कलर के होते हैं। पत्ती व तने में एंथोसाइनिन बढ़ना क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब एंथोसाइनिन जो है वो बढ़ता है तो क्या होता है बेटा? पत्तियां गुलाबी रंग की हो जाती है। पढ़ा भी हम लोगों ने, तो एंथोसाइनिन वर्णक बढ़ जाता है। फिर है फास्फोरस की अत्यधिक न्यूनता में पत्तियों तथा फलों में उत्तक क्षय बन जाते हैं। उत्तक क्षय क्षेत्र क्या होते हैं? ये ऐसा होता है कि ये जैसे ये पादप है तो इसकी ये जो क्षेत्र है, ठीक है? यहाँ की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो समय से पहले ही मृत हो जाएगी, है ना? तो ऐसे क्षेत्र जहाँ की कोशिकाएँ समय से पहले क्या हो जाती है? मृत हो जाती है, वो उत्तक क्षय क्षेत्र कहलाते हैं। तो उत्तक क्षय क्षेत्रों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। पत्तियाँ विकृत हो जाती है, मतलब उनकी संरचना चेंज हो जाती है। कैम्बियम की सक्रियता कम हो जाती है। कैम्बियम क्या करता है? द्वितीय वृद्धि करने में भी मदद करता है। आपको पता है वलकुट, कैम्बियम का मतलब क्या है? वलकुट। तो उसकी सक्रियता कम हो जाती है, एक्टिवनेस कम हो जाती है। फिर है कैल्शियम, यह मृदा में प्रचुर मात्रा में एपेटाइट, कैल्साइट व डोलोमाइट अम्ल के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। पौधों द्वारा इसका अवशोषण कैल्शियम आयन के रूप में किया जाता है। कैल्शियम कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका का क्या है? मुख्य घटक है। कोशिका की भित्ति जो होती है वो 3 से मिलकर बनी हुई होती है ना, बाह्य, प्राथमिक, फिर मध्य और प्राथमिक, द्वितीय और उसके पहले आती है मध्य पटलिका। मध्य पटलिका क्या करती है बेटा? 2 कोशिकाओं के बीच में बनती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि ये एक कोशिका है और ये एक कोशिका है ना?
तो इनके बीच में एक कोशिका भित्ति का पार्ट पाया जाता है जो कि होती है मध्य पटलिका। तो मध्य पटलिका का निर्माण करने में क्या करती है, ये मदद करती है कैल्शियम। यह कोशिका विभाजन तथा कोशिका विवर्धन जैसी क्रियाओं को प्रभावित करता है। कोशिका विभाजन, कोशिका का बढ़ना, ये सब जो है उसमें मदद करता है। यह न्यूक्लिक अम्लों को प्रोटीन से जोड़ने तथा कार्बोहाइड्रेट व अमीनो अम्लों के परिवहन में भूमिका निभाता है। न्यूक्लिक अम्ल को क्या करता है, प्रोटीन से जोड़ने में मदद करता है तथा कार्बोहाइड्रेट व अमीनो अम्ल का ट्रांसफर करने में मदद करता है। न्यूनता के लक्षण क्या है, कोशिका भित्ति का लचीलापन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है तथा कोशिका विवर्धन प्रभावित होता है, यानी इलोंगेशन जो होता है, यानी कोशिका का विकास है वो इससे प्रभावित होता है। कोशिका भित्ति का लचीलापन बिल्कुल खत्म हो जाता है। फिर है पत्तियों का आकार विकृत हो जाता है, शीर्ष नीचे की ओर झुक जाता है, इसे अंकुशित शीर्ष कहते हैं। यानी ये जो पत्ती है उसका आगे वाला हिस्सा ऐसे झुक जाता है ना, ऐसे। ठीक है, तो ये जो पत्ती आ गई, ये लीफ है ना, तो इसका आगे वाला हिस्सा क्या हो गया, नीचे झुक गया है ना, तो ये जो शीर्ष कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, अंकुशित शीर्ष कहेंगे। पत्तियों में हरिमहीनता हो जाती है, यानी क्लोरोफिल वर्णक नष्ट होने लग जाता है। नेक्स्ट कंटेंट है इंपॉर्टेंट, कौन सा, पोटेशियम। मृदा में पोटेशियम विलयनशील एवं विनियमित रूपों, एक्सचेंजेबल यानी अलग फॉर्म धारण करने वाला है ना, तो एक्सचेंजेबल फॉर्म में ये पाया जाता है। इसका अवशोषण पोटेशियम आयन के रूप में किया जाता है। पौधों में पोटेशियम की आवश्यकता प्राय अधिक मात्रा में होती है, परंतु पौधों में ये किसी जैव रसायन का घटक नहीं, अर्थात इस तत्व की कोई संरचनात्मक भूमिका नहीं है। पौधे इसको ज्यादा लेते हैं पर संरचनात्मक भूमिका इसकी अभी तक नहीं है पता, लेकिन हाँ कहाँ काम में आता है, यानी संरचना के निर्माण में मदद नहीं करता, बट कुछ रासायनिक क्रियाएं जो होती है उनके होने में ये क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो कौन सी जैव रासायनिक क्रियाओं को होने में मदद करता है, तो पोटेशियम की आवश्यकता मुख्यतः 4 जैव रासायनिक क्रियाओं को, जैसे कि पहली है ऋण आयन उदासीनीकरण। ऋण आयन जो होते हैं उनको उदासीन करने में मदद करते हैं। कला अभिगमन क्रिया, यानी जो कोशिका झिल्ली होती है उससे पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है उसमें एंजाइम को सक्रियण करने में, मतलब एंजाइम को एक्टिव बनाने में तथा परासरण विभव में होती है। जल विभव के कम होने का सूचक होता है क्या, परासरण विभव। ठीक है, तो परासरण विभव को बनाने में ये मदद करती है। तो ये ध्यान रखना कि पोटेशियम कभी भी संरचना निर्माण में मदद नहीं करेगा, बट कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं में मदद करता है। और ये जैव रासायनिक कितनी है क्रियाएं, 4, 1 2 3 और ये 4। उदासीनीकरण, कला अभिगम क्रिया और एंजाइम सक्रियण तथा परासरण विभव, इनमें मदद करता है। इसके अतिरिक्त कई अन्य क्रियाओं जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, रंध्रों के खुलने बंद होने, बीजों व फलों की सामान्य वृद्धि में पोटेशियम क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोटेशियम कोशिका द्रव्य का मुख्य घटक है। मूल शीर्ष, प्ररोह शीर्ष, युवा पत्तियों यानी नई उगी हुई पत्तियों, विभेजक क्षेत्र मतलब जहाँ की कोशिकाएं निरंतर विभजित होती रहती है, में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में क्या है, पाया जाता है। ठीक है, फिर पोटेशियम की न्यूनता के लक्षण क्या है, तो इस तत्व की न्यूनता का लक्षण सर्वप्रथम परिपक्व पत्तियों में दिखाई जाता है, यानी जो मैच्योर हो चुकी है लीफ है ना, जो परिपक्व हो चुकी है, जिनका विकास पूर्ण हो चुका है, उनमें ये दिखाई देते हैं। यानी इसकी कमी के लक्षण पहले किसमें प्रदर्शित हो गए, देखो जो 17 असेंशियल तत्व हैं हमारे पास, आवश्यक तत्व हैं, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं बेटा। एक जो जिनके लक्षण हमको तरुण पत्तियों में दिखते हैं, और एक वे तत्व जिनके लक्षण हमको परिपक्व पत्तियों में दिखते हैं, है ना? तो ये इसकी न्यूनता के लक्षण हमको किसमें दिखते हैं, परिपक्व यानी जो पुरानी हो चुकी पत्तियां हैं उनमें दिखते हैं। पत्तियां कुर्बित हो जाती है, यानी इनकी पत्तियों के ऊपर येलोइश स्पॉट नजर आते हैं, यानी धब्बे नजर आते हैं तथा हरिमहीनता दिखाई देती है, यानी क्लोरोफिल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, पीली पीली पड़ जाती है पत्तियां। तने की वृद्धि रुक जाती है और पौधा शुपाभ हो जाता है, यानी झाड़ी के समान हो जाता है। पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। सामान्यतः मृदा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की न्यूनता रहती है। इनकी अधिक उपयोगिता के कारण इन्हें क्रांतिक तत्व भी कहा जाता है। रासायनिक उर्वरक एनपीके का मुख्य स्रोत है। रासायनिक उर्वरक जो हम डालते हैं उसमें क्या पाई जाती है, एनपीके कहते हैं, यानी नाइट्रोजन और हमारी फास्फोरस जो है और पोटेशियम जो है ना, उनकी क्या होती है, इनकी अधिक उपयोगिता के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, क्रांतिक तत्व कहा जाता है, यानी
जो उर्वरकता जो है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ाते हैं ये तत्व, है ना? यानी कोई भी अगर मृदा क्या है, उसमें उर्वरक क्षमता ज़्यादा है, दैट मीन्स ये तीनों तत्व क्या होंगे उसमें ज़्यादा पाए जाएँगे, तो इन्हें क्रांतिक तत्व कहा जाता है ना? तो ये ध्यान रखना कि जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी जिन पौधों में, उनमें इन 3 तत्वों की क्या होगी? कमी होगी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पौधे में मिट्टी में क्या होना ज़रूरी है? एनपीके होना ज़रूरी है। फिर है मैग्नीशियम, यह मृदा में मुख्यतः कार्बोनेट है ना, मैग्नीशियम, कोबाल्ट तथा डोलोमाइट के रूप में क्या किया जाता है? दिया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य घटक है, वह पत्तियों में हरामहीनता को रोकता है। मतलब जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर बीच में जो इसकी जो हम लोग देखेंगे तो इसके जो वलय होते हैं, इस तरह से क्लोरोफिल की संरचना बनाते हैं, तो यहाँ पर ये वलय ऐसे पाए जाते हैं, है ना? 4 1 2 3 4 और बीच में क्या लगा रहता है? मैग्नीशियम आयन लगा रहता है। तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है ना? इसलिए अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? पत्तियाँ हरी रहेगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से पत्तियाँ हरी होती है ना? तो पत्तियों में हरिहीनता को रोकता है, यानी जो पीलापन आ जाता है पत्तियों में उसको रोकता है। यह तत्व राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को आपस में जोड़ने में मदद करता है। हम लोगों ने पढ़ा है राइबोसोम की 2 इकाइयाँ होती हैं, एक सूक्ष्म और एक बड़ी, एक छोटी होती इकाई और एक बड़ी इकाई होती है, तो इन उप इकाइयों को जोड़ने में कौन मदद करता है? मैग्नीशियम करता है। यह तत्व राइबोसोम की दोनों इकाइयों को आपस में जोड़ने में मदद करता है। तेलीय बीजों में मैग्नीशियम की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अतः संभवतः ये तत्व बीजों के तेल निर्माण में लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। बीजों में जो तेल निर्माण होता है, वो भी मैग्नीशियम की उपस्थिति में होता है। फिर है न्यूक्लिक अम्लों, डीएनए, आरएनए की संश्लेषण से संबंधित कुछ एंजाइमों का सक्रिय रूप में मैग्नीशियम प्रयुक्त होता है। यानी हमें अगर डीएनए और आरएनए का निर्माण करना हो, है ना? तो उसके लिए हमें कुछ एंजाइम चाहिए, तो इन जो एंजाइम हमको चाहिए ना, उस एंजाइम को एक्टिव अगर को करना है ना? ये एंजाइम किसमें मदद कर रहे हैं बेटा? डीएनए और आरएनए के निर्माण में। तो इस एंजाइम को एक्टिव अगर करना है तो हमें क्या देना पड़ेगा? हमें एमजी को देना पड़ेगा, ठीक है? मैग्नीशियम देना पड़ेगा। न्यूनता के लक्षण, पत्तियों में अंतरशिरीय हरिमीनता विकसित हो जाती है, ठीक है? यानी पत्तियों की ये जो शिराएँ हैं, उन शिराओं के बीच वाले हिस्से में क्या आ जाती है? हरिमीनता यानी येलोइशपन आ जाता है। एंथोसायनिन वर्णक बनने के कारण पर्णों का रंग लाल, पीला व नारंगी धब्बे दिखाई देते हैं। एंथोसायनिन वर्णक का निर्माण हो जाता है तो पत्तियों में क्या दिखते हैं? लाल, पीले, नारंगी धब्बे दिखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है गंधक या सल्फर। गंधक मृदा में सल्फेट के रूप में पाया जाता है ना? सल्फर किस रूप में पाया जाता है? सल्फेट के रूप में। इसके अतिरिक्त वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड्स में भी पौधों के लिए सल्फर के स्रोत के रूप में क्या होती है? उपलब्ध होती है। ब्रेसिक एसिड फूल में तीखी गंध सल्फर युक्त वाष्पशील पदार्थ के कारण आती है। ब्रेसिक एसिड जैसे कि सरसों वगैरह हो गया ना, तो सरसों के तेल में आपको पता है तीखी सी एक गंध आती है, आँखें जलने लग जाती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सल्फर युक्त कंटेंट होता है इसलिए, है ना? वाष्पशील तेल होता है, वाष्पशील पदार्थ होते हैं सल्फर युक्त, इसलिए तीखी गंध आती है। मृदा में सल्फेट की अधिकता में उगने वाले मटर कुल के पौधों की जड़ों में जो नोड्यूल्स होती है, जो ग्रंथियाँ होती है, वो अधिक विकसित हो जाती है। यानी अगर मृदा में सल्फेट ज़्यादा है, तो जो लेग्यूमिनेसी कुल के यानी फलीदार पादप है, उनके अंदर जो गाँठें बनती है जिसमें जीवाणु रहते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, ये ग्रंथियाँ क्या होती है? ज़्यादा विकसित हो जाती है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल के संश्लेषण के लिए सल्फर आवश्यक है। यह विटामिन बी और कोएंजाइम ए में भी क्या होता है? उपस्थित होता है। फिर सल्फर की न्यूनता के लक्षण क्या है? तो देखो पत्तियों में हरिहीनता का लक्षण दिखाई देता है। पौधों में सल्फर युक्त एमिनो अम्ल की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। मोटी भित्ति युक्त उत्तकों जैसे कि स्क्लेरेंकाइमा, जाइलम को क्लोएनकाइमा आदि की मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है और पादप क्या हो जाते हैं? बौने रह जाते हैं। तो ये इसकी कमी से होने वाले जो है सिम्पटम्स हैं वो हमको दिखाई देते हैं। फिर आता है आयरन, पौधे द्वारा इसका अवशोषण जो है फेरिक के रूप में किया जाता है, फेरिक आयन के रूप में, परंतु उपापचय क्रियाओं में ये फेरस आयन के रूप में क्रियाशील होता है ना? फेरिक आयन तो Fe3+ और Fe2 किसका है? फेरस आयन के रूप में क्रियाशील होता है।
आयरन मुख्यतः कोशिका विभाजन, श्वसन व इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के विभिन्न चरणों में अपनी भूमिका निभाता है। ये आयरन किस में काम आता है? कोशिका विभाजन में, श्वसन में, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बेटा हम लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे, श्वसन की क्रिया विधि पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से क्या बनती है? एटीपी बनती है ना। तो इसको हम देखेंगे, तो एटीपी का निर्माण होता है। तो एटीपी के निर्माण जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होता है ना, तो उसमें आयरन की इम्पोर्टेंट रोल होती है। देखेंगे हम कैसे होती है आगे। पौधों में इस तत्व का संचालन अर्थात संचरण नहीं होता है। पत्तियों में एपी-स्थायी प्रोटीन फाइटोफेरिटीन व केंद्रक के क्रोमेटिन जालक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में प्रोटीन के जो स्थायी प्रोटीन होता है, जिसका नाम, पत्तियों में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है फाइटोफेरिटीन, ठीक है? और केंद्रक में आपको पता है क्या पाया जाता है? अनुवांशिक पदार्थ जो है धागे के रूप में पाया जाता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। तो क्रोमेटिन में पाया जाता है। एफी साइटोक्रोम वर्णक की संरचना क्रेब्स चक्र व एकोनिटेलेज, कटलेज व पेरोक्सीडेज एंजाइम के सक्रिय के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है इसके न्यूनता के लक्षण। तरुण पर्णों में व्यापक हरिमहीनता को उत्पन्न करता है, मतलब जो नई पत्तियां आती है उसमें जो क्लोरोफिल है उसका अपघटन हो जाता है अगर एफी प्रेजेंट नहीं है तो। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या प्रोटीन संश्लेषण क्रियाएं अनियमित हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो है साइटोक्रोम वर्णक, क्रेब्स चक्र और इनको चलाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं, जैसे कि एकोटिनलेज, कटलेज, ये सब जो है वो नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनसे रिलेटेड जो एंजाइम वगैरह बनाने में कौन मदद कर रहा है? एफी मदद कर रहा है, इसलिए कोशिका की विभाजन क्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। पौधों की वृद्धि क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। फिर है मैग्नीज एमएन की जो है उपयोगिता क्या है और लक्षण क्या है? तो यह मृदा में मुख्यतः मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 के रूप में क्या है? पाया जाता है। वह पौधे इसका अवशोषण मैग्नीज आयन के रूप में करते हैं। यह तत्व श्वसन, नाइट्रोजन के उपापचय व प्रकाश संश्लेषण के अनेक एंजाइमों का क्या है? सक्रियक है। क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण में मैग्नीज की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण में जल अपघटन व ओटो के उत्पादन से संबंधित एंजाइम का आवश्यक भाग है। न्यूनता के लक्षण क्या है इसके? देखो, पौधों की युवा व परिपक्व पत्तियों में हरिमहीनता आ जाती है। हरिमहीनता का मतलब आप हर में देख रहे हो हरिमहीनता, तो है ना? तो ये आपको सब में ध्यान रखना है। फिर है जड़ का सीमित विकास होता है, यानी जड़ ज्यादा बढ़ नहीं पाती है अगर मैग्नीज की कमी है तो। मैग्नीज की कमी के कारण विशिष्ट पादप रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे जई के ग्रे स्पेक। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि जई का ग्रे स्पाइक जो रोग होता है वो क्या होता है, किसकी कमी से होता है? मटर का मार्स स्पॉट जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो पहली चीज है ये मैग्नीज की कमी से होता है। और जई में ग्रे स्पिक जो रोग होता है उसमें क्या होता है ना? जो है पत्ती जो होती है ना, जई होती है ना? उसकी जो पत्तियाँ होती है वो पेल ग्रीन हो जाती है, मतलब येलोइश मतलब हरा कलर होता है लेकिन उसमें पीलापन अधिक होता है ना? और उसपे येलो येलो कलर के क्या हो जाते हैं? धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसको हम ग्रे स्पिक रोग कहते हैं। मटर का मार्च रोग होता है, इसमें मटर का जो दाना होता है ना, उसके बीच में ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर का स्पॉट हो जाता है ना? तो उसे हम मटर का मार्च रोग कहते हैं। तो ये दोनों ही मैग्नीज की कमी से होती है। फिर आता है बोरॉन। इस तत्व का अवशोषण जड़ों द्वारा बोरेट आयन के रूप में होता है। यह मृदा में उपस्थित कैल्शियम के साथ कैल्शियम बोरेट बनाता है, जो जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं होता। यानी कैल्शियम जो है अगर बोरोन से जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? कैल्शियम बोरेट। और जड़ें इसका अवशोषण नहीं कर पाती। अगर बोरॉन जड़ों को लेना है तो वो बोरेट आयंस के रूप में ही ले सकती है। अगर ये कैल्शियम के साथ जुड़कर कैल्शियम बोरेट बना लेता है तो अवशोषण नहीं कर पाता। अतः अधिक कैल्शियम युक्त मिट्टी में पौधे को बोरेन की उपलब्धता नहीं हो पाती। यानी अगर कैल्शियम ज्यादा है मिट्टी के अंदर तो बोरोन किसके साथ जुड़ जाएगा? कैल्शियम के साथ, और कैल्शियम बोरेट बन जाएगा और जड़ें इसको अवशोषित नहीं कर पाए। तो ज्यादा कैल्शियम युक्त मृदा भी हानिकारक है पौधों के लिए, है ना? फिर उसके बाद देखो, पौधों में कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण, कोशिका झिल्ली की कार्यशीलता, परागणों के अंकुरण व कोशिका विभाजन में बोरोन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये इसकी यूटिलिटी होगी। फिर है न्यूनता के लक्षण। गहरे रंग, हरे रंग की मोटी पत्तियां बोरोन की न्यूनता का लक्षण है। मतलब गहरे रंग की मोटी हो जाएगी पत्ती और बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर की हो जाएगी। संग्रहकारी मांसल उत्तकों का विघटन हो जाएगा।
यानी जिसमें जल वगैरह का संग्रहण रहता है, ऐसी जो अ, जो मासल उत्तक होते हैं, जिनमें जल वगैरह का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। पुष्पों की संख्या में कमी आ जाती है, पुष्प प्राय क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, मतलब उनसे फलों का विकास नहीं हो पाता। फिर आता है जिंक, इस तत्व का अवशोषण द्विसंयोजक Zn++ के रूप में होता है। यह तत्व अनेक प्रकार के एंजाइमों, मुख्यतः कार्बोक्सिलेज का घटक है। ठीक है, यानी ये क्या करता है, एंजाइम निर्माण में मदद करता है। फास्फोरस के अवशोषण को भी नियंत्रित करता है ना? फास्फोरस जो पौधे ले रहे हैं उसके अवशोषण को नियंत्रित करने में कौन मदद करता है? जिंक करता है। पादप वृद्धि हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन है ना, के संश्लेषण में यह क्या करता है, यानी इसके निर्माण में ये जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन? जिंक। फिर है इसकी न्यूनता के लक्षण, पत्तियों में श्वेत उत्तकशयी क्षेत्र जो है धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ की क्या हो गई, कोशिकाएं नष्ट हो गई है ना, तो ऐसे क्षेत्र जो है व्हाइट व्हाइट कलर के रूप में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, यानी ऐसे व्हाइट व्हाइट एरियाज क्या होते हैं, पत्तियों पे दिखाई देते हैं। तो ये किसको प्रदर्शित करते हैं, किसकी न्यूनता को प्रदर्शित करते हैं? जिंक की न्यूनता को। व्हाइट व्हाइट धब्बे हो जाते हैं ना पत्तियों पे जगह जगह, तो वो इसी की वजह से होते हैं, वहां के उत्तक, यहाँ की कोशिकाएं डेड हो गई होती है। ठीक है, और फिर पौधा बोना हो जाता है, पत्तियों का अमाप कम व विकृत हो जाती है, जो है छोटी साइज की पत्तियां होती है और शेप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती है। फ्लोएम में कुर्चना हो जाती है, कुर्चना यानी फ्लोएम की संरचना जो है वो विकृत हो जाती है। ठीक है, संरचना सही से नहीं होती है। फिर जिंक न्यूनता का मुख्य रोग है लघुपर्ण, यानी पत्तियों का छोटा होना और उसका विकृत होना, ये लघुपर्ण रोग कहलाता है। तो जिंक की कमी से होता है, ये भी आपका 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है। फिर आता है तांबा या कॉपर, इस तत्व का अवशोषण जड़ों द्वारा द्विसंयोजक क्यूरक्यूरिक अथवा एक संयोजक क्यूपरस आयन के रूप में होता है। ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य यह तत्व करता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में मदद करता है। यह प्लास्टोसाइनिन व साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का मुख्य घटक है, जो प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में काम करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में मदद कौन करते हैं, ये करते हैं प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, ये दोनों मदद करते हैं। तो इनके निर्माण में कौन मदद करता है, कॉपर मदद करता है, तांबा मदद करता है। फिर इसकी न्यूनता के लक्षण क्या है, पत्तियों का मुरझा जाना, मुड़ना और शीर्ष का आगे वाले हिस्से का क्या हो जाना, सफेद हो जाना। फिर नींबू में न्यूनता से उत्पन्न रोग होता है, नींबू जो होते हैं, सिट्रस जो प्लांट्स होते हैं, उनमें शीर्षारंभी रोग या डाईबैक रोग होता है, जिसमें क्या होता है कि पुअर फ्रूट क्वालिटी होती है, मतलब नींबू पे ज्यादा जो नींबू है वो नहीं उग पाते, तो उस रोग को कहते हैं शीर्षारंभी रोग। ठीक है, फिर आता है मॉलिब्डेनम, यह तत्व मृदा में प्राय कम मात्रा में पाया जाता है, वह पौधे इसका अवशोषण मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में करते हैं। यह तत्व एंजाइम नाइट्रोजिनेज व नाइट्रेट रिडक्टेज का मुख्य कारक है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। न्यूनता के लक्षण क्या है, पौधों में नीचे की पत्तियों का कुर्बण इस तत्व की कमी के कारण होता है। कुर्बन मोल्टिंग हो जाती है, यानी धब्बे हो जाते हैं नीचे की तरफ। पत्तियों का जो नीचे सतह है वहां पर क्या होते हैं, धब्बे बन जाते हैं। फिर पत्तियों में हरीमीनता व कम पुष्पन होता है, पुष्प कम आते हैं। मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में व्हीप टेल रोग जो है वो क्या होता है, हो जाता है, यानी फूल गोभी की पत्तियां व्हाइट हो जाती है ना, तो पत्तियां व्हाइट होना ये व्हीप टेल रोग कहलाता है। ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जिसमें कि पौधे की पत्तियां विकृत हो जाती है, व्हाइट हो जाती है। फिर आता है नेक्स्ट क्लोरीन, मृदा में क्लोरीन आयनों अर्थात क्लोराइड के रूप में उपलब्ध हो रहती है। ये विलयशील होती है, यानी पानी में घुल जाती है, पौधे इसका सहज ही अवशोषण कर लेते हैं। यह तत्व किसी भी जैव रासायनिक का घटक नहीं है। कार्य की दृष्टि से इसको कार्बोहाइड्रेट उपापचय तथा विद्युत आवेशों में संतुलन में उपयोगी रहता है। मतलब ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, जो जैविक क्रियाएं होती है, और जो जो आवेश होते हैं उनको बैलेंस करने में ये मदद करता है। इस तत्व की न्यूनता से पत्तियों में चित कबरी हरिमहीनता हो जाए, मतलब धब्बे जैसे जो है धब्बे के रूप में हरिमहीनता, यानी पत्तियों में पीले पीले धब्बे नजर आते हैं, जो अंत में उत्तक क्षय में परिणत हो जाते हैं। बाद में जहाँ पे ये धब्बे होते हैं वहां पर क्या होते हैं, उत्तक बिल्कुल, वहां के उत्तक बिल्कुल ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
फलों का निर्माण भी कम होता है। फिर आता है निकेल। निकेल को 1988 में डाल्टन द्वारा अनिवार्य तत्व के रूप में सम्मिलित किया गया था। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है कि किसने सम्मिलित किया था, तो डाल्टन ने किया था। निकेल तत्व न तो किसी प्रमुख जैव रसायन का घटक है, न ही किसी अन्य कार्यों या न्यूनता के प्रभावों की जानकारी है। हालांकि एंजाइम यूरिएज का यह प्रमुख घटक है, अतः संभवतः केटायन के रूप में पौधों को क्या होता है, उपलब्ध होता है। मतलब इसके ज़्यादा कुछ कार्य पता नहीं है, बट हाँ, ये यूरिएज एंजाइम के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है और केटायन के रूप में क्या करता है, लेता है। अभी देखो पहले इसको समझेंगे, फिर मैं आपको ये समझाऊँगी। यहाँ पर ये खनिज पोषक तत्वों की न्यूनता से पौधों में उत्पन्न होने वाले रोग के बारे में ये जानना महत्वपूर्ण है कि कुछ तत्वों की न्यूनता के लक्षण पहले पुरानी पत्तियों में और कुछ पहले तरुण पत्तियों में होते हैं। मतलब जो खनिज तत्व आप देख रहे हो 17 है ना, तो इन 17 खनिज तत्वों में से जो कुछ के लक्षण जो है वो जैसे ये देखो, ये ये जो आप देख रहे हो ना छोटी-छोटी पत्तियाँ, ये तरुण पत्तियाँ हैं, है ना? और ये जो नीचे लगी हुई है ना ये बड़ी-बड़ी, ये कौन-सी है? पुरानी पत्तियाँ हैं। तो कुछ तत्वों के जो लक्षण हैं वो किसमें दिखते हैं? पुरानी पत्तियों में दिखते हैं और कुछ तत्वों के लक्षण क्या दिखते हैं? पहले किसमें दिखते हैं? नई पत्तियों में दिखते हैं, है ना? तो यहाँ पर इसी आधार पर तत्वों को 2 कैटेगरी में बाँट दिया है, ठीक है? जो तत्व संचरणशील होते हैं यानी जिनका ट्रांसफर होता है, उनकी न्यूनता के लक्षण पहले किसमें दिखेंगे? पुरानी पत्तियों में दिखेंगे, ठीक है? जो तत्व कैसे होते हैं? संचरणशील होते हैं, मतलब जो ट्रांसफर हो सकते हैं। उनका जो हमको कमी होती है, उनकी कमी के लक्षण हमें पुरानी पत्तियों में दिखते हैं और जो जिनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, उन तत्वों की न्यूनता किसमें दिखती है? युवा पर्णों में दिखती है, मतलब नई पत्तियों में प्रकट होती है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये नई पत्तियों में कमी दिख रही है, तो कैल्शियम की दिख रही है, बोरोन की दिख रही है, ठीक है? फिर उसके बाद सल्फर की दिख रही है, आयरन की दिख रही है ना, जैसे-जैसे नीचे जा रहे हैं मैग्नीज़ की दिख रही है, कॉपर की दिख रही है, मोलिब्डेनम की दिख रही है, ज़िंक की दिख रही है। तो ये पोटेशियम और इनके इनकी कमी से होने वाले प्रभाव जो है आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये है कि जो संचरणशील होते हैं उनके लक्षण कहाँ होंगे? नीचे वाली पत्तियों में होंगे, ठीक है? और जो असंचरणशील जिनका ट्रांसफर नहीं होता उनके लक्षण कहाँ प्रदर्शित होते हैं? आगे वाली पत्तियों में होते हैं, ठीक है? तो अग्रस्त कलिकाओं में न्यूनता लक्षण प्रकट करते हैं कौन-कौन से? कैल्शियम और बोरोन, ठीक है? प्रथम तरुण पत्तियों में लक्षण जो होते हैं असंचरणशील यानी असंचरणशील होते हैं, लेकिन प्रथम तरुण पत्तियाँ जो होती हैं उनमें। कलिकाओं में जो अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं यानी आगे आप देख रहे हो यहाँ पर डायग्राम में देखो तो ये आप ये कलिका रूपी जो है पत्तियाँ दिख रही है आपको यानी वो अभी तक पूरी तरह से खिली भी नहीं है। तो कलिकाओं में जो अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं वो कौन से हैं? कैल्शियम और बोरेन। फिर जो तरुण पत्तियों के अंदर अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं, वो तत्व कौन से हैं? ये रहे, असंचरणशील तत्व होते हैं, ठीक है? कॉपर, सल्फर ना आयरन, है ना? मैग्नीज़ ये। फिर प्रथम पुरानी पर्णों में लक्षण प्रदर्शित करते हैं संचरणशील तत्व कौन से हैं? एनपीके, एमजी, ज़ेडएन, एमओ, ठीक है ये। फिर है खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि, इनसे रिलेटेड थ्योरी ये आपके हट चुका है टॉपिक, तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है।